नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्शन वाले थे, पीआरटी के ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। नहीं देखा हो वीडियोस में जाकर के देख लीजिएगा। 6 से 8 के लेवल पर जो प्रश्न हमें मिले हैं सारे, उनके क्या क्या स्रोत हैं उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला 42 नंबर क्वेश्चन है, साइड में आप क्वेश्चन भी देखते हुए चलिएगा कि इनमें से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन में जो सही बीपीएससी ने माना है वो कान को सही आंसर माना है, पर कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा सेरेबेलम लगाया गया है, वो भी आंसर बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर जो एक्चुअल में आंसर है वो इनमें से एक से अधिक होना चाहिए था, यानी कान भी सही है, सेरेबेलम भी सही है। अब बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने सेरेबेलम लगाया था और बीपीएससी ने कान आंसर को सही माना है, तो वो ये कर सकते हैं कि सेरेबेलम को लेकर के ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बस यही उनके पास चांसेस है। पर मैं आपको दोनों ही स्रोत यहाँ पर दे रहा हूँ एनसीईआरटी पे। पहला जो यहाँ पर स्रोत है वो आपका सेरेबेलम का है। सेरेबेलम को लेकर के जो स्रोत है वो है आपका चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है और क्लास आपकी 10 है। क्लास 10 कक्षा 10 की जीव विज्ञान की पुस्तक है, अध्याय 7 यानी चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपको साइड में चित्र देखने को मिलेगा, जहां पर इसका जो पेज नंबर है पीडीएफ का, वो हम पूरी पीडीएफ आपको अलग से दे देंगे। पहले आपको सीधे बता देते हैं सेरेबेलम को लेकर के क्या लिखा है कि थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट line, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to a part of the hindbrain called the cerebellum. और अगली लाइन है इंपॉर्टेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो बैलेंस की बात यहाँ पर की गई है, क्लियर तरीके से की गई है। अरे और प्रश्न में भी आपके यही था ना कि कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, तो ये आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन के तौर पर पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका जो यहाँ पर सेरेबेलम को दिया गया था। अब मैंने क्या कहा था कि कान भी सही है, जो आंसर कान दिया गया है वो किस आधार पर सही है एनसीईआरटी का वो स्रोत अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए किसी ने इनमें से एक से अधिक लगाया हो, तो उसके लिए जो स्रोत है वो आपका है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 है, नहीं क्लास नंबर 11 है, कक्षा 11 की जीव विज्ञान की भी पुस्तक है, और पुस्तक का जो अध्याय है वो आपका 21 है, 21 नंबर चैप्टर है, और 21 नंबर चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपका जो है वो चैप्टर का नाम है। अब इसमें भी आप साइड में देख पाएंगे, इस 325 पेज नंबर पर दिया गया है, जो कि है द ईयर नाम से हेडिंग। इसमें पहली लाइन में लिखा है द ईयर्स परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शन, हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। क्लियर तरीके से लिखा है, तो इसको भी आधार आप बना सकते हैं और ऊपर वाला भी आधार बना सकते हैं, और इस आधार पर इसका आंसर इनमें से एक से अधिक बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो भी मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पर अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। पीआरटी को लेकर के कई लोगों ने मैसेज किया था, मैंने सबको भेज दिया था, तो इसमें से कोई भी स्रोत चाहिए इंस्टाग्राम पर मैसेज जो है वो कर दीजिएगा। लिंक जो है वो अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, ना मिले कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 44 नंबर। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का जो भंडारण स्थल है वो आपका कहाँ है? पेट, प्लीहा, यकृत, ऐसे करके ऑप्शन था। इसका आंसर जो है बीपीएससी ने प्लीहा दिया है, परंतु जो इसका सही आंसर होगा वो आपका यकृत सही होगा, यानी इसका आंसर बीपीएससी ने गलत दिया है। अब प्लीहा जो आंसर यहाँ पर दिया है वो तो कोई मतलब नहीं है, यकृत जो आंसर होना चाहिए उसको लेकर के ऑब्जेक्शन आप कैसे कर सकते हैं? तो चैप्टर नंबर 13 है व्हाई डू वी फॉल इल, ये चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर में आप देखेंगे तो आपका ये कौन सी क्लास का है? कक्षा 9 का चैप्टर है, कक्षा 9 का विज्ञान पुस्तक है आपकी, क्योंकि ऊपर वाली बायोलॉजी थी। तो विज्ञान पुस्तक के अध्याय नंबर 13 में है बीमारियों के कारण और संचारण। हिंदी में चैप्टर का नाम है बीमारियों के कारण और संचारण, और इंग्लिश में नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। इसमें आप जाएंगे तो पेज आपको साइड में स्क्रीनशॉट देखने को मिलेगा, पेज नंबर इसमें पीडीएफ में अलग से उसमें पड़ी होगी, पीडीएफ में पेज नंबर। तो यहां पर आप देखेंगे मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू अ मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लिवर, और नीचे आप सेकंड पैराग्राफ में भी देख पाएंगे द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विल thus depend on the tissue or organ which the microbe target. If the lungs are the target, then symptoms will be cough and breathless. If the liver is target, there will be jaundice. इस तरीके से ये जो आधार है लीवर को लेकर के, मलेरिया को लेकर के आपके प्रश्न में
कि परजीवी का भंडारण स्थल कहाँ है ना, तो वो आप पहले इस वाले पूरे पेज को लगा सकते हैं ना, बाकी दोनों जगह लिवर लिखा हुआ है तो उससे आप यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। पहली वाली लाइन में वैसे क्लियर लिख दिया गया कि मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू अ मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लिवर, और बाकी आगे वाली लाइन तो है ही। तो ये आपका लिवर वाला ये पेज आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सोशल साइंस में एक प्रश्न आया था, हिस्ट्री में आया था, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जिसका आंसर ग्यूसेप गैरिबाल्डी आयोग ने आंसर दिया था, पर अभ्यर्थियों का मानना यह है कि ग्यूसेप मैजनी इसका आंसर होना चाहिए। अब इसको लेकर के एनसीईआरटी में तो स्रोत नहीं मुझे मिला, परंतु एक पुस्तक है जिसमें ग्यूसेप मैजनी की जगह आपको जोसेफ मैजनी नाम देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो उसके आधार पर कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई स्रोत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। ये है पुस्तक नैरेटिव का मायाजाल, कौन है हम, क्या है हमारी पहचान। इसी में ही देखेंगे पुस्तक जो है ये प्रभात प्रकाशन की पुस्तक है, बलबीर पुंज इसके लेखक हैं। इसी में नीचे साइड आपको देखने को मिलेगा पैराग्राफ में कि इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजनी को जाना जाता है। हालांकि प्रश्न में आपके जोसेफ नहीं लिखा है, आपके प्रश्न में ग्यूसेप मैजनी लिखा है, पर मेरे पास यही स्रोत है। बाकी आप चाहें तो अगर कोई स्रोत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि इस प्रश्न पर अगर कोई आपत्ति करना चाहता है तो उसको स्रोत जो है वो मिल जाए। बाकी इसका आंसर ग्यूसेप गैरिबाल्डी जो है वो आयोग ने दिया है। वैसे मुख्य तौर पर माना जाता है मैजनी को, बाकी जो गैरिबाल्डी है वो भी आयोग के आधार पर जो है वो सही है। चलिए अब एक 6 से 8 के लेवल पर आया था हिंदी में क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका आया था सेट आई में कक्षा 6 से 8 के लेवल पर 93 नंबर पे, और इसका आंसर जो आयोग ने दिया है वो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है, तुलसीदास। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना नहीं है, और तुलसीदास जो आंसर यहाँ पर दिया गया है वो आपको पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि रचना नहीं है, आयोग ने आंसर दिया था। परंतु ऑप्शन नंबर जो बी है यशोधरा, वो रचना भी मैथिली शरण गुप्त की है, वो भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर जो आयोग ने सी दिया है वो नहीं होना चाहिए था, इसका आंसर डी होना चाहिए था, इनमें से एक से अधिक। अब इसको लेकर के आप किसी भी पुस्तक में यशोधरा तो रचना हर जगह लिखी रहती है, तो किसी भी पुस्तक का आप स्रोत लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको एक ऑब्जेक्शन वाला ये भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आंसर आयोग ने सी दिया था तुलसीदास, जबकि इसका आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए था, और इसका आंसर डी इनमें से एक से अधिक के लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं मैथ के पोर्शन की तरफ। अच्छा, इस चीज को समझिएगा कि क्वेश्चन जो हमें मिले हैं वही हम यहाँ बता रहे हैं। अगर आपके अनुसार कोई क्वेश्चन है जिसको हमने यहाँ कवर नहीं किया और आपके पास स्रोत भी हो तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, या तो मुझे भेज दीजिएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैथ का आया था। एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है, जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है, बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर और त्रिज्या 30 मीटर है। टैंक के कुल सतह क्षेत्रफल को लेकर के बात की गई है। शेयर सबके साथ जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन जितना ज्यादा किसी क्वेश्चन पे होता है उसके सही होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऑब्जेक्शन करें, ये मेन जरूरी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आंसर जो आयोग ने दिया है वो दिया है इनमें से कोई नहीं, जबकि इसका आंसर जो होना चाहिए था वो 3.3 मीटर स्क्वायर जो है वो होना चाहिए था, यानी कि पहला आंसर यहाँ पर जो है वो होना चाहिए था। अब इसका जो साक्ष्य है एनसीईआरटी में वो कौन से नंबर पे है, तो इसका साक्ष्य है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ की है, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर है, इसी में आप देखेंगे उदाहरण दिए गए हैं, और उस उदाहरण में उदाहरण नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदली हुई है, बाकी आप देखेंगे तो डाटा वगैरह सब वही लिखा है कि मैं ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। साइड में चित्र भी दिया गया है, बेलन की ऊंचाई दी गई है 1.45 मीटर, उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर बेलन का CSA प्लस अर्धगोले का CSA जोड़ करके निकाला गया है। तो यहाँ पर आंसर 3.3 मीटर स्क्वायर आखिरी में निकल करके आया है। तो ये आधार बना करके इस मैथ के प्रश्न को भी आप चैलेंज जो है वो कर सकते हैं। बाकी यही थे हमारे इस ओवरऑल पूरे पेपर को लेकर के। अगर कोई और प्रश्न हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, और जितने भी हमने यहाँ साक्ष्य बताए हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी के, केवल एक आपका जो सोशल साइंस वाला आया था ना, उसका साक्ष्य एनसीईआरटी वाला नहीं था, तो अगर वो कहीं मिल जाए तो आप बता दीजिएगा। बाकी यही था हमारे सोशल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।